प्रणाम करती हूँ। हेलो, नमस्ते। टुडे माय टॉपिक, मेरा विषय वस्तु है स्वाद, द टेस्ट ऑफ इंडिया, भारत की धरती का स्वाद। स्वाद का एक अर्थ जो हम लेते हैं कि जीभ पर जो चटाकेदार कुछ आया, मीठा, तीखा, नमकीन, उसको हम स्वाद मानते हैं। लेकिन बृहद अर्थ में whatever gives you a certain reaction, a certain भाव, a certain सुगंध, रस, बहुत सारी चीजें हैं स्वाद में। फॉर एग्जाम्पल, बहुत स्वाद आया when you are watching a good play or a good film or listening to good music, भाई मजा आ गया, मजा आ गया। The same word मजा you use जब गोलगप्पे खाए, अरे मजा आ गया। So सबसे पहले तो I want to establish my point of view. When I am saying taste of India, you will see in this first of the series of 3 sessions that I plan, what I mean by it. तो पहले मैंने सोचा कि हिंदी में भारत का स्वाद, तो भारत की धरती का स्वाद और भारत की धरती की प्रकृति। प्रकृति इन बोथ मीनिंग्स है ना, दो अर्थ हैं, एक तो टेम्परामेंट और एक नेचर। नेचर हैज इट्स टेम्परामेंट, हर टेम्परामेंट, व्हिच वी सॉ। कल बवंडर हुआ, ओले पड़े, मेघ गर्जना, धड़ाधड़ बारिश, हवाएं चली। दैट वाज प्रकृति का एक भाव था, प्रकृति की एक नई प्रकृति थी। तो मेरा मन एक मुझे कह रहा था कि अभी लॉकडाउन के वक्त में जब कहते हैं कि भाई घर में रहिए, तो घर में पति हैं, बच्चे हैं, या जॉइंट फैमिली में रहने का यदि सौभाग्य है, if you are lucky to live in a joint family even today, तो आपके जो भी हैं सब मदद कर रहे हैं शायद, आई होप, खाना बनाने में, काटने कूटने में, तैयारी करने में, सफाई में, रोटी सेकने में, जो भी, और बैठ के आप भोजन कर रहे हैं। कभी कभी लगता होगा कि पिज्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, ये वो फलाना ढिमका, तैयार मसाले, तैयार वो चाट, तैयार चना छोले, whatever it is। यदि हम थोड़ा समय, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट एवरी डे सोचें कि मेरे सामने जो आया है वो कैसे आया, व्हाट इज द प्रोसेस। तो अब तो ये हो गया है ना कि आटा, जो भी आटा, whatever name, whatever, सुख भोग, शक्ति भोग, whatever, तो थैलियाँ ले आते हैं हम लोग, है ना, रेडीमेड आटा। रोटी बनाने की मशीन भी आ गए हैं। मेरी एक मित्र कह रही थी, कह रही कोई नहीं आ पा रहा, मैंने तो कभी खाना बनाया नहीं, सबसे डिफिकल्ट है रोटी। वो बेलते बेलते कहीं अफ्रीका का शेप हो गया, कहीं ऑस्ट्रेलिया का शेप बन गया, और ज़्यादा वो आटा उसमें चिपड़ गया तो रोटी बनी नहीं, पता नहीं लकड़ी बन गई, तरह तरह के। फिर कम से कम शेप के लिए कटोरा रखना शुरू किया, तो उसके बाद एक्स्ट्रा कट गया, गोल तो बन गई, स्वाद कैसा था। तो इतना हम रेडीमेड और इतना टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं कि हम
भूल जाते, we've forgotten what is on our table. How has it come from? Where has it come? We have nothing to do with it. तो मेरा मन मुझे ये बार बार कहता है कि जो मैं पहले से बोलती आ रही हूँ, अवेयरनेस, ग्रैटिट्यूड, हमें सोचते रहना चाहिए और हमें धन्यवाद देते रहना चाहिए। तो उसी के इस प्रोसेस में ये पहला है कि धरती की प्रकृति क्या है। तो भारत भूमि तो गजब का है, देश है, आज जो भी देश है, मैं I don't want to discuss the political boundaries, no. मैं भारत की भूमि की बात कर रही हूँ कि जहाँ एक तरफ तो हिमालय, हिमाचल है, विंध्याचल है, नीलाचल है, सतपुड़ा है, सह्याद्री है, दक्षिण घाट है, पश्चिम घाट है, छोटे अरावली है, छोटे मोटे पहाड़, और crisscrossing the whole भूमि, the rivers. जैसे मैंने श्लोक बोला था, समुद्र वसने देवी, तो वसन यानी ये कपड़ा, ओशंस, त्रिवेणी संगम है, दक्षिण में कन्याकुमारी पे क्या है, त्रिवेणी संगम नदियों का तो देखा है, समुद्र का त्रिवेणी संगम शायद दुनिया में भारत में है। द southernmost tip, जहाँ कन्याकुमारी देवी का मंदिर है, द बे ऑफ बंगाल, द वेस्टर्न समुद्र जिसको पहले अरबी समुद्र कहते थे, एंड द इंडियन ओशन, वन ऑफ द ग्रेट ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, ये तीनों वहाँ मिलते हैं। एंड द कलर्स ऑफ द वाटर्स आर डिफरेंट, इट्स अमेजिंग। तो ये त्रिवेणी संगम समुद्र का भी है। और नदियाँ कैसे दिखती हैं? यदि समुद्र, if the sea, the ocean is like a cloth, the rivers crisscrossing are like the folds of the cloth, which आच्छादित करते हैं हमारी भूमि को, the land of India. Then we have rainforests, we have backwaters, we have swamps, Sundarbans, we have desert, रण है, धूली, रेत, बालू ही बालू, बालू के धोरे, ऊंट चलते हैं, घोड़े चलते हैं, यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, क्या नहीं है। ऐसी भूमि जहाँ पहाड़ों के नीचे जंगल काट के जब से खेती करना शुरू हुआ, उसकी बात मैं बाद में करूँगी, लेकिन मैं एक I want to go according to my thoughts which I gathered since yesterday, day before and this morning. तो हिमाचल, विंध्याचल, ये अचल शब्द आता है उसमें, अचल, चल यानी चलना, to move, not only to walk but to move. These are पहाड़, पर्वत, the mountains, अचल, चलते नहीं हैं, अटल हैं, अड़िग हैं। So hima is snow. Wind here, it's right, it's cutting across the land of India, right in the middle, like the navel, like our ये जो उड्डयन बंद है ये, विंध्याचल जो बींधता है, और उसके थोड़ी सी दूरी पे है सातपुड़ा, the 7 ranges, और उसके बीच का जो भाग है, you know, there's something so wonderful. The land, the plateau between Vindhyachal and Satpura ranges in central India is called the Gondwana Plateau. And it is one of the oldest land masses in the world. Okay? याद रखिए मैं क्या कह रही हूँ। We have maybe जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में कुछ इंटरेस्ट है, तो पढ़ा होगा कि अटलांटिस, the continent of Atlantis जो समुद्र में डूब गया, that it was the
oldest land where the earth was formed, etc. Gondwana Plateau, right in the middle central India, is also one of the oldest land masses of the world. और वहाँ से जो 4 नदियाँ निकलती हैं, the 4 rivers, नर्मदा, तापी, सोन and Maha, they flow in different directions. It's amazing. Within short distance from each other, the Udgam है जो उनका, नर्मदा flows towards Gujarat, Madhya Pradesh, Gujarat, Tapi also. But Son goes northwards and Maha goes eastwards. तो जो वही मैं कह रही हूँ कि the landscape, धरती की जो प्रकृति है वो कितनी आश्चर्यजनक है। तो इसके साथ ये होता है कि जहाँ पर जो मौसम है, जहाँ पर जो टेम्परेचर्स हैं द ईयर राउंड, जहाँ पर कितना रेनफॉल होता है, वर्षा कितनी होती है, जहाँ की मिट्टी क्या है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है, बंजर जमीन है, कितनी चीजें होती हैं जो धरती को अलग अलग हिस्सों में बांटती है, धरती अलग दिखती है। ये सारी धरती की प्रकृति है, टेम्परामेंट है। अब उससे मैं आगे आपको ले जाती हूँ। तो ये भारतवर्ष की जो, हाँ मैं शुरू में बोलना चाह रही थी कि आ सेतु हिमालय पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं, भावात्मक और तथ्यात्मक जो परिधि है। सेतु, राम सेतु दक्षिण में, द सदर्नमोस्ट टिप, धनुषकोडी है ना, सामने श्रीलंका। आ सेतु, हाँ से हिमालय, ये तो आपका वर्टिकल भारतवर्ष हुआ। और अभी हम कहते हैं अरुणाचल से द्वारका, द्वारका ही गुजरात बिल्कुल टिप पे है, समुद्र किनारे। अरुणाचल कहाँ है? अरुणाचल यानी अरुण, जो पहले सूर्योदय के पहले जो एक आभास होता है, not only the color but the feeling before the sunrise. और वैसे हमारी कल्पना में, in the Indic thought, Arun is the charioteer, the सारथी of the sun god. 7 दिन के 7 घोड़ों के सिंबलिज्म है। सूर्य देव 2 कमल पकड़ के खड़े हैं, because the lotus opens blossoms only with the sun, और अरुण is the charioteer। सभी के साथ काव्य जुड़ा हुआ है, the creative imagination। तो अरुणाचल is where the sun on the Indian land is seen first। अरुणोदय होता है वहाँ पे, और and from there to Dwarka where the sun sets in the westernmost point। मैं ये भी सोच रही थी, एक विचार I am sharing with you। आ सेतु हिमालय, here is रामेश्वरम, जहाँ श्री राम ने शिव की पूजा की before crossing over to Lanka, and हिमालय में केदारनाथ। ये यहाँ अरुणाचल में कहते हैं कि रुक्मिणी और श्रीमद् भागवत, the chief queen of Krishna, and अरुणाचल to द्वारका, द्वारकाधीश कृष्ण का स्थान। तो कभी ये भी मुझे विचार आता है कि देखिए, I don't have to prove anything। हम लोगों के जो भी ऐसी विचार हैं, कल्पनाएं हैं, वो सभी they are correct। There is nobody to say this is incorrect। उस पर हम बाद में आएंगे। बहुत सुंदर जो हमारे इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस हैं, जिसमें राइट और रॉन्ग नहीं है। एनीवे, आगे चलते हैं। तो आ
द्वारका, और ये पूरा ये पर्वतमाला, ये श्रृंखला, ये श्रृंग और नीलगिरी, जैसे हाँ मैं नीलगिरी बताना चाह रही थी, जो ईस्टर्न घाट है उसमें नीलगिरी कहते हैं। नील इज द कलर इंडिगो, ब्लू में भी कितने सारे शेड्स हैं ना, तो इंडिगो, वाई इंडिगो, तो शस्य श्यामलाम, कहीं कहीं the deep vegetation, the forestation looks bottle green, deep green, but Nilgiri, that entire range looks bluish. And the beauty of this name is, in 12 years, once in 12 years, the flower named Kurinji, which is blue, it blossoms everywhere, and it makes the entire, not only the range, but the aura, jhai jo kehte hain, abhas, everything is blue, 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 indigo. Kurinji is also the name of a beautiful raga, melody in Karnataka. तो जो कनेक्शंस हैं वो तो कुछ गजब के हैं, उस पर मैं अभी नहीं आना चाहती क्योंकि वो पूरा दिन निकल जाएगा, मैं बस आनंद में बोलती रहूंगी, नाचना शुरू कर दूंगी। लेकिन मैं आपको अब आगे ले जाती हूँ कि ये सारी जो मैंने आपको एक आइडिया दिया है, द ज्योग्राफिकल आइडिया ऑफ इंडियाज लैंड, धरती की प्रकृति क्यों दिया है, जैसे मैंने कहा लंच पे बैठ गया, भोजन पे बैठ गए, गरम गरम रोटी आ रही है, ये रोटी आई कहाँ से, तैयार कैसे हुई, तो आज के बच्चे बड़े चतुर हैं, कहेंगे इन द किचन। ओके, किचन में कैसे आई, वो आटा है, आटे से बना दी मम्मी ने, आटा कैसे आया, लाए होंगे किराना दुकान से, या you can order now, PayPal, whatever. So all these kind of answers are clever, you can laugh, they are funny, but they show you how little connection is there, unfortunately, with what is India's soul. India is a Krishi Pradhan Desh. It is a land of agriculture. Culture है, संस्कृति क्या है, कृषि प्रधान संस्कृति है. Our traditions, our customs, our beliefs, our festivals, I would say 80%, if I'm not mistaken, give or take a few, 70%, 80%, majority are connected to the agri-cycle. So, when human being in India देखा कि भाई ये बीज कहीं गिरे थे and they grew into, और फिर इसको तपाया खाया, बहुत अच्छा है. So the regular way of agriculture, by clearing forests, using up the empty land at the bottom of the hilltop or the mountain, so many things, by the banks of the rivers. तो शुरुआत के जो civilizations थे, सभ्यताएं थी, वो इसीलिए नदियों के किनारे होती थी. Easy availability of water आनी चाहिए. मात्र वर्षा पे आप आधार नहीं रख सकते. कभी कम हुई, कभी ज्यादा हुई, कभी बेसमय की हुई. तो ये बातें हम पढ़ते तो हैं कि भाई मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता, लोथल, हमारे यहाँ इतने बड़े सारे धोलावीरा, लोथल वगैरह वगैरह वगैरह, पीलीभंगन, कालीभंगन, सरस्वती नदी लुप्त हो गई और वहाँ सिंधु नदी हटने लगी, तो सभ्यताएं खत्म होती चली. सिंपल बात है.
यहाँ गंगा, यमुना, गंडकी, बूढ़ी गंडक, कितने सारे घाघरा, तीस्ता, कितनी नदियां हैं which they go Brahmaputra, they keep shifting because of these sand residue, silting. तो कितनी आपदा पड़ती है किसान को, किसान फार्मर। तो कृषि से मैं आगे आती हूँ। जो संस्कृत धातु है, बीज है, सीड इज कृष, नॉट द फिल्म, कृष। कृष से कृषक, खेती करने वाला, फार्मर, गुजराती में खेडूत। कृष्ट, आकृष्ट, अट्रैक्ट, खींचना। कृष्ण, आकर्षयति इति कृष्ण, आकर्षण, attraction again, to pull towards. So why that? Because when the plow, हल जब चलाता है काश्तकार, तो वो जमीन मिट्टी को खींचता है बाहर। Simple. The मिट्टी, the earth has to be moved constantly. तो यहाँ ये पूरे जो शब्द हैं वो आपको बताते हैं कि कितने सार्थक शब्द हैं। उसमें आकर्षण है, अट्रैक्शन है, उसमें खींचने का भाव है। ये सारे भावों को लेकर हमारी खेती बनती है। कैसे बनती है? तो पहले मैं इस पे आती हूँ कि जो खेत हैं उनको बनाने पड़ते हैं, है ना? आप जानते हो, कभी गए होंगे, कभी फिल्मों में देखा होगा कम से कम। तो पहले जो छोटे झोंपड़े बना के खेत काटने लगे, तो वहां जो हम कहते हैं कि हैमलेट्स बने, क्लस्टर, छोटे क्लस्टर्स, और खेत में चले गए, खेत से आ गए। फ्रॉम देयर इट मस्ट हैव ग्रोन इनटू, बड़े हुए तो गांव, ग्राम, ग्राम बड़ा हुआ तो नगर, टाउन, नगर बड़ा हुआ तो महानगर, व्हाट यू कॉल मेट्रो सिटीज, और ये सारा मिलके राज्य, द स्टेट। चला शुरू कहाँ से हुआ है, याद रखिएगा। तो ग्राम जो शब्द है, कहते हैं ना आजकल कितना किलोग्राम, दैट इज इंग्लिश। आई एम टॉकिंग ऑफ आवर लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज। ग्राम यानी गांव। आज जो नाम दिया है गुरुग्राम, जहां गुरु द्रोण का आश्रम था, गुरुग्राम, गांधी ग्राम, वहां पे कच्छ में। तो ये मैं सोच रही थी कि क्यों हम लोग गांव जब कहते हैं तो एक डेरोगेटरी सा भाव आता है, हीन भाव आता है। गांव की, विलेज बम्पकिन, बफून, मूर्ख, कुछ आता नहीं है, एटिकेट नहीं मालूम है, कैसे कांटे चम्मच, छुरी चम्मच से खाना नहीं मालूम है। अरे, these are the kind of expressions, और वो जो भाव है वो हमें निकाल देना पड़ेगा। आज हमें पता चल गया है कि सो कॉल्ड सभ्य समाज जो महानगरों में, नगरों में रहता है, उसको बड़ी मुश्किल हो रही है, उसको खाने पीने की मुश्किल हो रही है, उसको खुली हवा, ताजी हवा नहीं मिल रही है, उसको पेड़ पौधे फूलों का कोई ज्ञान नहीं है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है कुदरत से। वो एयर कंडीशन कमरों में, एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में, एयर कंडीशन गाड़ियों में, एयर कंडीशन स्कूल्स कॉलेजेस में बैठा रहता है, और शरीर उसका कंगाल होता जाता है, कंगाल, क्षुद्र। थोड़ा कुछ हुआ नहीं और छींक आ गई, थोड़ा कुछ हुआ नहीं, दुख रहा है, थोड़ा कुछ हुआ नहीं, अरे 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 बुखार आ गया। We must understand, appreciate and respect where it all comes from, where it began, and that is where it still is. गौमुख वो है, गंगा का गौमुख वो है, तो हमारा गौमुख गांव है।
और वो गांव में जहां काश्तकार रहते हैं, द फार्मर्स, सूर्योदय के पहले दे हैव टू बी इन द फील्ड, सूर्यास्त के बाद आते हैं वापस, तन तोड़ मेहनत करते हैं, हल चलाते हैं। नाउ आई कम टू द वर्ड हल। अंग्रेजी में उसको कहते हैं प्लाव। आपने सुना होगा कि श्री कृष्ण के बड़े भाई was called हलधर, बलराम was called हलधर also. Why? Because his weapon was musal, hal, the plow which could just break entire towns. हलधर, बलराम, बलभद्र, श्री कृष्ण के बड़े भाई। तो इतना ज्यादा वो दिया है महत्व, इम्पोर्टेंस। और दशावतार में विष्णु के 10 अवतार, जो 10th आने वाला है कल की, we believe the 10th is yet to appear when this Kali Yuga that we are now seeing galloping, at the end of it, Kalki will come and destroy this time life cycle, eonic cycle, a new cycle will begin. चलो, उसमें जो आदि शंकराचार्य ने अवतार लिखा है, उसमें भी है अपने श्रीमद् भागवत में दशावतार में बलभद्र हलधर का अवतार भी है। और क्यों? he is an agriculturist. Not only that his symbol is a plow, his weapon is a plow, लेकिन जो गीत गोविंद के दशावतार में उनके लिए जो पद है, the verse that appears in Gita Govind of Jayadev, describing the incarnation of Balabhadra Haladhar, क्या है? वहसि वपुषि विशदे वसनम जलद आवम हलहति भीति मिलित यमुनाभ केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे। तो क्या कहते हैं कि आपके बदन पे, सुंदर बदन पे जलनाभम यानी the rain bearing clouds, that color is your अंगवस्त्र, like this one. मैंने तो अचानक पहना है। वहसि वपुषि विशदे वसनम जलनाभम, and then halahati, and he pushes his hala, his plow, where? Into the earth. For what? Halahati bhiti milita yamunabham. The river Yamuna, which was not coming up, he pulls her out of the earth with his plow, so that the river starts flowing on land, greening the landscape. Keshavadhrita Haladhara Rupa Jaya Jagadisha. So you see how beautifully Dharti ki Prakriti, the taste of India, is not just here, as I said at the beginning. The taste is in the thought process. The taste is in the landscape. The taste in understanding what this is all about. The taste is being in gratitude, in being grateful, and being alert and aware. आगे चलते हैं। तो मेरे पास इतने सुंदर सुंदर विचार हैं जो मैंने कुछ तो आपको दिया है। या मैंने लिखा ऐसे, रीजन फॉर दिस इंट्रोडक्शन इतना लंबा इज टू रिमाइंड अस, मैं फिर यार बार बार कराती रहती हूँ कि द फूड वी ईट इज सो प्रेशियस एंड द प्रोसेस is invaluable. We must respect the process and those who put the process in process. हमें उनका रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा जो इस प्रोसेस को शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सामने भोजन आता है, चाहे शाक भाजी हो,
चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे रोटी हो, चाहे कुछ भी हो। It does not come from supermarket. It does not come from home delivery. Where does it come from? Go to the roots. और हमें अभी जबरदस्ती रूट में जाना पड़ रहा है। There is nothing else available except what you have at home, and I am pressurizing you to think ये कहाँ से आया, कैसे आया। तो उसके साथ मैं आपको बता रही हूँ कि लॉकडाउन इसीलिए बहुत अच्छा रहा। मैं अब आपको यहाँ, हाँ ये रहा भाई, ये रहा। तो मैंने जो कहा था कि majority of festivals happen because of this agri cycle. For example, अभी बैसाखी गया, चैत्र पूर्णिमा गई, बैसाखी गया, या बैसाखी गया, जो भी है, बिहू गया, आसाम का। अच्छा, ये आसाम की कमाल की चीज है कि बिहू भी 3 तरीके के हैं, रंगाली, भोगाली, कंगाली। कंगाल यानी गरीब। जब धान नहीं उग रहा, ठंड है, अभी वो समय नहीं आया है फिर से बीज बोने का, तो कंगाली, भाई कम कम खाओ, समझ के खाओ, सिंपली खाओ। रंगाली, खूब रंग मनाओ। भोगाली, खूब भोग चढ़ाओ और भोग खाओ हार्वेस्टिंग के बाद। तो विशु है, पोंगल है तमिल का जनवरी में, चैत्र पूर्णिमा है, बैसाखी पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, कोजागरी है। मैं किन के नाम लूं, इतने सारे पूरे भारतवर्ष में तरह तरह के उत्सव हैं। और ये उत्सव प्रधान, कृषि प्रधान देश है, and because it is dependent on agro economy even today, your industries will shut, your businesses will go down. I don't wish it. I pray that again they all come up. Lekin the basis, the foundation remains agriculture, कृषि। तो कृषि प्रधान देश की एक उत्सव है पूरे देश में, और उसको हम उसी तरीके से सोच के मनाएं। उसके साथ अलग अलग खान पान होते हैं, but I'm not going to tell you now. This will come in the next session, day after tomorrow. परसों इसकी बात करेंगे। मैं जरा एक घूंट पानी पी लेती हूँ। उत्साह में आ जाती हूँ ना मैं, तो एकदम भूल जाती हूँ, सॉरी। अच्छा, अब जो है कि मैं वापस आपको ले चलती हूँ कि इस प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है। हल लेकर जाते हैं खेत में, दे टेक द प्लाव एंड एक बैल, 2 बैल बुलक्स, अब मशीन की बात नहीं कर रही हूँ, मैकेनाइज्ड, बट इवन सो, तो हल चलाना शुरू करते हैं, एंड उसकी जो लकीरें पड़ती जाती हैं, जो मिट्टी उलट पलट होती है, इवन टू स्टार्ट दैट द फर्स्ट स्टेप। हमारे देश में they look at the शुभ मुहूर्त, the auspicious day and the auspicious time, बहुत important है। राहु काल नहीं होना चाहिए, so many things in the which season। इतना ज़्यादा important है कि the kings and the chieftains were the first in olden days to run। वो हल चलाना सबसे पहले राजा करते थे। We have the story from Ramayana. Raja Janak, the father of Sita, the foster father, the father of Sita. Raja Janak, when he was running the plow, जब उन्होंने हल चलाना शुरू किया,
तो हल की जो नोक होती है लोहे की, टंग कुछ आवाज आई एंड ही स्टॉप्ड, और उनके सेवकों ने वो पूरा निकाला कुंभ, जिसमें एक बालिका, सुंदर बालिका, और राजा जनक ने उनको उठाया तो उनका नाम पड़ा सीता। व्हाट इज सीता? तो मुझे बताया है हमारे मेरे विद्वान बंधु ने कि हल की जो नोक होती है, the sharpest point of the plow which goes in the earth, that is called सीता। Imagine। मेरा तो दिमाग घूम जाता है ये सारा सोच के कि कहाँ से शुरू करें और ये कहाँ तक लकीरें खींचे। तो इतना इम्पोर्टेंस है कि राजा स्वयं हल चलाते थे पहले, एंड आफ्टर दैट द टाउन्स पीपल, द विलेजर्स, द फार्मर्स यूज्ड टू स्टार्ट देयर प्रोसेस। ओके, इसके बाद मैंने कुछ मैं तो विचित्र प्राणी हुआ, मैं वेरी strange person, my mind runs in all directions. So I asked a few friends, I wanted to collect the names in different parts of India, different languages, कि ये जो फरो, in English you call it फरो, जब हल चलता है तो जो लकीरें पड़ती हैं उनके क्या नाम है? Oh my God, तो थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन मुझे कुछ मिले, और उन मित्रों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि जिनको भी वो ज्ञान प्राप्त हुआ, किसी ने अपने पिता से पूछा, किसी ने माता जी से पूछा, किसी ने किसी को पूछा, तो ये है हरियाणा में उसको कहते हैं लीक लाइन। ओके, उसके बाद मैंने लिखा है वेस्टर्न यूपी, जो गाजियाबाद और ये पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां पे उसको कहते हैं खूड़। गुजराती में कहते हैं चास, और मराठी में भी कहते हैं चास। आसामी में कहते हैं, अहोमी भाषा में, खिरोलू। तो जब मेरी आसामी स्टूडेंट ने माँ से पूछा और फिर उसने लिखा XIROLU, तो मैंने फोन किया, मैंने कहा खिरोलू क्या होता है? नो, तो ये एक पिक्यूलियर साउंड है। तो काफी हमारे तमिल में जैसे वर्ड पड़े, यहाँ से बोलते हैं, ड़ नहीं है, इधर वर्ड है, तो ऐसे साउंड्स भी हैं। तो दिस इज हिरोलू, मैं तो हिरोलू कहती हूँ। ओडिया में कहता है चीरा, काटना, चीरा यानी स्लाइसेस। उसके बाद तमिल में है सिरु या बिन, डिपेंडिंग ऑन दी विड्थ ऑफ दैट। Imagine the subtlety, the fine lines। और बंगाली में कहते हैं पीली, तो पीली काटना। और छत्तीसगढ़ में कहते हैं हरे। मलयालम बहुत मुश्किल हो गया, तो मैंने पूछा भाई मुझे सिखा दो, तो मलयालम में कहते हैं चालकिलुगा, करेक्ट, चालकिलुगा। इंग्लिश में कहते हैं फर। और भी बहुत भाषाएं हैं, लेकिन एक आपको छोटा इसका मैंने टेस्ट दिया। I've given you a taste of the different words for this first action, the first action of the entire process, when the plow runs and the lines, the furrows that are made. अच्छा, अब मैं आती हूँ कि हाँ, how agriculture is intricately dependent on seasons, landscape, ऋतुएं बदलती हैं, किस ऋतु में क्या धान, क्या बोना है, क्या काटना है, क्या करना है, कब खाद देना है, कितना पानी देना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो उड़े नहीं सकते हम। तो ऋतुओं पर आधार है, लैंडस्केप पर आधार है। कहीं आपने देखा होगा जो ऊपर पहाड़ों में, खास करके उत्तराखंड वगैरह, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में, ये स्टेप
एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं, स्टेप फार्म्स होते हैं। तो पहाड़ों को काट काट के ऐसे 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 ऐसे, बाप रे, कितना चढ़ना कितना उतरना आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये ऐसे भी हैं। और नदियों के किनारे कैसे बनते हैं, हर जगह लैंडस्केप की अपनी अलग अलग तरीके हैं, अलग डिमांड्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने अपने गार्डन में कुछ बो दिया, निकल आया, खुश हो गए। यू आर नॉट अ फार्मर, सॉरी। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लॉन्ग प्रोसेस, अप्रिशिएट करना पड़ेगा हमें। और उसमें पानी, हवा, सराउंडिंग्स, ये सारी बातें आपकी आ जाती है। और आखिर में मैंने लिखा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द हार्ड वर्क पुट इन बाय द फार्मर। तन तोड़ मेहनत जो हमारे कृषकों की है, खेडूत की है, काश्तकार की है, उसका जवाब नहीं। तो उस वक्त मॉल से लाए हुए कपड़े पहनना, हाई हील पहनना, ये सारी बातें आप भूल जाइए। कभी जाइए, प्लीज गो एंड वर्क विद देम, इवन फॉर अंडरस्टैंडिंग, इवन फॉर अप्रिसिएशन। आपके ये जो सारा गुजराती में एक शब्द है धखारा, बहुत धखारो है, यानी बहुत शौक है ना, हाँ, फैशनेबल बनने का, पेज 3 पे आने का, ठीक है, मॉल में जाने का, सुपरमार्केट जाने का, ये वो फला बढ़ने का। यस, एक बार जाइए, वहां रहिए, 2 दिन भी आप रह सकें तो सलाम करूंगी। और उनके साथ उनके हाथ बटाइए, कीचड़ में, पानी में, मिट्टी में, धूल में कीजिए काम, पानी दीजिए, सिंचन का काम कीजिए। आप अपने जीवन में भी सिंचन कर रहे होंगे। यू विल नॉट ओनली बी watering the farmer's land, you will be watering, nourishing your own heart, your own thoughts, your own head. तो मैं बार बार नमन करती हूँ कि ये जिनकी वजह से हम अन्न खा रहे हैं, पहला तो आपका टेस्ट, the first taste of India is this. भारत की धरती की प्रकृति को समझ के किस तरीके से ये पूरा आगे बढ़ता है, और उसके बाद वो सारे कितने स्वाद हैं, कैसे बनते हैं, उत्सवों में क्या क्या बनता है, ये तो मैं बाद में बात करूंगी ना, और 2 सेशंस बाकी हैं, और कुछ बताऊंगी भी सिंपल तरीके तो कैसे बन सकता है, वो बात की बात है। आखिर में आई वुड लाइक टू recite this Odia poem. मुझे कल ही रात को मेरे बंकिम जी ने ये दिया है। ओडिया में एक छोटा गाना है जो पूरी प्रोसेस को ऐसे बता देता है। कहते हैं, आषाढ़ मासो धारा शिरावण, शिरावण में श्रावण। आषाढ़ के महीने की जो धारा है और श्रावण की जो धारा है बारिश की, देखे खुशी चसा खाए, चसा खाए जो चास करता है, कृषक, एग्रीकल्चरिस्ट, फार्मर खुश होता है कि बारिश आषाढ़ श्रावण का जितना चाहिए आ रहा है। हड़ नहीं, हड़ यानी प्लाव, हड़ नहीं कांधे शोल्डर पे लगा के डाल के बिलों को चाहिए, बिल यानी खेत, तो हल उठा के, प्लाव उठा के दे गो टू द फील्ड। निज कर्तव्य पानी, कर्तव्य यानी कर्तव्य, अपना ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए एकदम से अपना प्लाव उठा के चल पड़ता है फार्मर। फिर हड़ुआ भाई से हड़जे चलाए, जो हल चलाता है वो हड़ुआ भाई, भाई या अवर बंधु, अवर फ्रेंड, वो है कि जो हल चलाता है। गीत गाई गाई है, यानी अकेला हल नहीं चलाता है, ये लोग साथ में गाना भी गाते हैं,
इनके गाने कभी आपने सुने नहीं होंगे, क्योंकि अब तो हम ये लगा के यूट्यूब से गाने सुनते हैं, हम बॉलीवुड के गाने सुनते हैं। आप कभी देखिएगा कि कमर से मुड़ के इतने इतने पानी में महिलाएं और पुरुष जो चावल के पौधे लगाते हैं, खट 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 यहाँ से मुड़े रहते हैं और गाना गाते जाते हैं। तो there is a rhythm in sowing, there is a rhythm in harvesting, there is a rhythm in the entire process, और वो rhythm हम आज भूल गए हैं। तो ये कहते हैं, ओडिया गाना आपको बताता है कि जैसे वो हल चला रहा है, गीत गाई गाई रे, चीरा काटी काटी, वही जो है ना कि चीरा काटते काटते बेहोश होना सारी, उसके बाद जो भी प्रोसेस है सफाई की, बुना बुनी की, मिट्टी ऊपर नीचे करने की, बीज बोने की, पानी देने की, क्यारियां बनाने की, जो जंगली चीजें हैं उसको कॉन्स्टेंटली हटाने की, निकालने की, वो सारी प्रोसेस महीनों तक चलती है। बेहोशण यानी जो ये सब है सारी खत्म करके बावड़ी ले ओढ़े बेड़े, और बावड़ी यानी वापस आना। जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा बावड़ा, जब वो वापस आती है रथ यात्रा तो उसको कहते हैं बावड़ा। तो ये फिर लौटते हैं, पूरा प्रोसेस तब खत्म होता है महीनों महीनों में, और वो अपना कर्तव्य, अपनी कर्तव्य निष्ठता पे अड़े रहते हैं। कम सन, कम रेन, कम आंधी बारिश, जो भी है उसको सहन करते करते, गाना गाते गाते वो अपना कर्तव्य करते हैं। तो आज मैं आपको इसी बात पे छोड़ रही हूँ कि कुछ आप सोचें। भोजन के पहले हम जो हमारा पुराना तरीका है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टू से ग्रेस, बड़े बड़े घरों में आज भी क्रिश्चियन घरों में ग्रेस कहते हैं, हम भूल गए हैं। इसी तरह टेबल वो पछाड़ते हैं, लाओ ना जल्दी लाओ ना, व्हाट इज दिस, ये रखा पड़ा रहता है, अभद्र, असभ्य, अनसिविलाइज्ड, अनग्रेटफुल। पहले हमें अन्न देवता को नमन करना है, और उसके साथ ये हमारा नमस्कार कहाँ तक पहुँचता है, एक क्षण के लिए वो भी सोचिएगा कि वो उस काश्तकार को जाता है, उस कृषक को जाता है, इट्स गोइंग टू दैट फार्मर बिकॉज ऑफ whom I am getting this। और इस भारत की भूमि का वो नमन है जहाँ पे ये काम करके उपजाता है। So one namaskar from the heart goes and spreads everywhere। So let us be grateful, let us be thankful and pray that हमारी भारत भूमि अक्षुण्ण रहे, अखंड रहे, धन धान्य से फलती फूलती रहे, और 3 तारीख तक घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आनंद में रहें, क्रिएटिव रहें, और धन्यवाद देने में कभी कंजूसी ना करें। इसके साथ परसों अब टेस्ट की बात करेंगे। मिलिएगा, प्रणाम।